देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं, वक्त हो गया है राजधर्म का। मिडिल ईस्ट में 2 हफ्ते के लिए युद्ध रुक गया है। अमेरिका, ईरान, इजराइल, हर कोई इसे अपनी अपनी जीत बता रहा है। ट्रंप खुश है कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया, जो कि युद्ध से पहले भी खुला ही था। ईरान खुश है कि उसने अमेरिका को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर अब वो टोल वसूल करेगा। इजराइल को लग रहा है कि उसने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। गल्फ देश खुश है कि अब ईरान उस पर मिसाइल अटैक नहीं करेगा। सबका अपना अपना एजेंडा है, लेकिन अंदर की बात आखिर है क्या? सीज फायर क्यों हुआ? यह सीज फायर कैसे हुआ? कौन हारा, कौन जीता, वो सब मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दूं। ईरान के साथ सीज फायर को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के साथ होने वाली बातचीत फेल हुई तो वो दोबारा हमला करना शुरू कर देंगे। ट्रंप ने धमकी दी है कि अमेरिकी सेना बहुत आसानी से फिर उसी हालात में लौट सकती है, यानी युद्ध शुरू कर सकती है। ईरान और अमेरिका के बीच 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बात होगी। अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर होंगे, तो वहीं ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची इसमें शामिल होंगे। अब पाकिस्तान में होने वाली बातचीत और 14 दिन के सीज फायर का मतलब है, ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि बातचीत अगर फेल हुई तो वो फिर हमले करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई हैं, बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले हैं, बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट प्रोफेसर दीप्ति तनेजा भी है, और अब से थोड़ी देर में हमारे साथ प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी भी जुड़ जाएंगे। हम करेंगे विस्तार से इन तमाम पहलुओं पर चर्चा। लेकिन वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों ये सेंटर पॉइंट बना हुआ है? अमेरिका ने ईरान को कैसे गरीब से अमीर देश बना दिया है? क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में टोल वसूलने का फैसला कर लिया है। सवाल ये उठता है कि क्या समुद्र में ऐसे टोल वसूली की जा सकती है? अगर हॉर्मुज में ईरान टोल वसूलता है तो उसका इंपैक्ट पूरे विश्व पर क्या पड़ने जा रहा है? और ईरान कैसे मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब के बाद सबसे अमीर देश बन सकता है? आप देखिए इस रिपोर्ट में, फिर करेंगे विस्तार से चर्चा। मुस्तबा के चक्रव्यूह में कैसे फंस गए ट्रंप? हॉर्मुज जाल से कैसे अमेरिका को उलझाया? चीन की ईरानी चाल कैसे मात खा गए ट्रंप? चालीस दिन की जंग, ईरान ने पलट दी पूरी बाजी। मुस्तबा का हॉर्मुज हथियार ईरान को बनाएगा मालामाल। 40 दिन पहले अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो जंग शुरू की थी, ट्रंप ने जिस ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण काल में भेजने की शपथ ली थी, चालीस दिन बाद उसी अमेरिका ने ईरान को मालामाल बना दिया। 40 दिन बाद मुस्तबा के हॉर्मुज हथियार के सामने ट्रंप को सरेंडर करना पड़ा। अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिनों का युद्ध विराम हुआ है,
जिसमें हॉर्मुज समेत ईरान की वो 10 शर्तें हैं जिस पर ट्रंप ने हामी भरी है। ट्रंप ने ईरान के सामने हॉर्मुज खोलने की शर्त रखी थी। 40 दिन की नाकेबंदी के बाद ईरान ने भी शर्तों के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया है। मुस्तफा ने जिन शर्तों पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला है, हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान ने जो टर्म एंड कंडीशन लगाए हैं, उसमें पहली शर्त यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल होगा। दूसरी शर्त यह है कि हॉर्मुज से गुजरने के लिए पहले ईरानी फौज IRGC से परमिशन लेना होगा। और तीसरी शर्त यह है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान टोल और चुंगी वसूलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मुस्तफा की हॉर्मुज वाली इन 3 शर्तों को मंजूरी दे दी है, जिससे ईरान गरीब मुल्क से अब अमीर मुल्कों में शामिल हो जाएगा, क्योंकि हॉर्मुज के रास्ते हर दिन 120 से 140 शिप रोजाना गुजरते हैं। अगर रोजाना 130 शिप का एवरेज माने तो हर महीने 3900 शिप हॉर्मुज के रास्ते गुजरते हैं। और अगर सालाना बात करें तो हर साल 46,800 शिप हॉर्मुज के रास्ते गुजरते हैं। पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाले 33 किलोमीटर चौड़े हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते ही दुनिया की 20 से 25% ऑयल की सप्लाई होती है। यानी हर दिन इस रास्ते से 2 करोड़ से 2.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देशों तक जाता है। और अगर ईरान यहाँ से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलता है, जैसा कि ईरान ने अमेरिका के सामने शर्त रखी है, हर शिप से $2 मिलियन यानी करीब 18 करोड़ रुपए टोल वसूलेगा। यानी रोजाना 2,340 करोड़ रुपए टोल वसूलेगा। हर महीने 70,200 करोड़ का टोल वसूलेगा। और अगर सालाना की बात करें तो हर साल 8,424 खरब रुपए का टोल वसूलेगा। यदि ऐसा होता है तो ईरान को हर महीने अरबों डॉलर की कमाई होगी, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं होगा। जंग शुरू होने से पहले हॉर्मुज के रास्ते जो शिप या टैंकर आते थे उसे कोई टोल या चुंगी नहीं देनी होती थी, लेकिन जंग शुरू होने के बाद अब ईरान चुंगी वसूल करेगा। खास बात यह है कि चुंगी की वसूली डॉलर में नहीं बल्कि चीन की करेंसी युआन में होगी, जिससे डॉलर के मुकाबले चीन की मुद्रा युआन मजबूत होगी। साथ ही ईरान की इस टोल वसूली की योजना का सीधा और सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा। यानी हर जहाज को करोड़ों रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, तो परिवहन लागत बढ़ जाएगी, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम पूरी दुनिया में बढ़ सकते हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दुनिया ईरान के टोल डिप्लोमेसी के आगे झुकती है या कोई वैकल्पिक रास्ता निकाला जाता है। बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान जो लगातार मार पर मार खा रहा था, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, जिसकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई, जिसके मिलिट्री बर्बाद हो गई, अब ईरान के पास वो ताकत आने जा रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल वसूली के जरिए, जो खाड़ी देशों में उसे नंबर 2 का अमीर देश बना देगा। सऊदी अरब के बाद केवल ईरान की ही बात होगी। अब इस चर्चा को हम शुरू करते हैं और पहला सवाल मेरा यही है मेजर जनरल संजय सोई, जो आंकड़ा मैंने कैलकुलेट किया, उस आंकड़े को देखकर मैं खुद हैरान हूं। हॉर्मुज के रास्ते हर दिन 120 से 140 शिप गुजरते हैं। अगर हर शिप पर वो 2 मिलियन की टोल वसूली करेगा तो ऐसे में साल का अंत आते आते 8,000 खरब से ज्यादा की कमाई ईरान कर लेगा। क्या अमेरिका यही चाहता था? क्या वो ईरान को सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था, सबसे मालामाल देश बनाना चाहता था? क्या ये संभव है? मीनाक्षी जी, यही बहुत बड़ी विडंबना है और यही बहुत बड़ा सवाल सबके दिल में आ रहा है कि देखिए, अमेरिका ने जिस उद्देश्य से जंग शुरू की थी, बड़े जोश खरोश के साथ जंग शुरू हुई कि हम उनके रेजिम बदली कर देंगे, वो बदली नहीं हुई। हम उनका न्यूक्लियर स्टॉक पाइल बर्बाद कर देंगे। बम्बार्डमेंट किया है, क्या वहाँ पे कितना बर्बाद हुआ? नहीं हुआ, या वहाँ चट्टानों के ढेर लग गए लेकिन बर्बाद नहीं हुआ। तीसरी बात, उन्होंने कहा था हम उनकी मिसाइल की रेंज कम कर देंगे, जहाँ पर कि वो पूरे ज़ख़ीरे ख़त्म कर देंगे। अभी भी उनके पास मिसाइल के ज़ख़ीरे अभी भी फायर कर रहे हैं। तो जब भी कोई भी मिलिट्री एम पूरा नहीं हुआ है तो, और ईरान ने सिर्फ एक ऐसा हथियार चलाया, पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया के ऊपर उसकी मार पड़ रही है, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया, और इवन जो देश सप्लाई कर रहे हैं
उनको भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनकी तो इकॉनमी तेल से ही चलती है, उनकी इकॉनमी और किसी से चलती नहीं, उनकी भी तेल सप्लाई बंद है। तो यहाँ पर अब देखिए कि मजबूरी हो गई है। अब ये करते हैं कि अब उसने ऐसा हथियार चलाया कि अब मानने को मजबूर होंगे कि भैया आप खोलो, कैसे न कैसे खोलो। ये एक तरह से इस समय में जो बातचीत चल रही है, यहाँ पे ईरान सुप्रीम है मेरे ख्याल से, वो जो टेबल पे ताकत के उससे बातचीत कर रहा है, वो डिफेंसिव उसमें बातचीत नहीं कर रहा है। और उसे कंडीशंस भी रख दिए कि यहाँ पर अमेरिका की बेसिस खत्म कर दो, यहाँ से हम अपना न्यूक्लियर नहीं खत्म करेंगे, हमारी मिसाइल का प्रोग्राम चलता रहेगा। तो आज जिसको कहते हैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं, उससे ईरान बातचीत कर रहा है और अमेरिका इस समय में डिफेंसिव है, रिएक्टिव है और एक तरह से बात मानने को मजबूर है, क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर असर पड़ रहा है, पूरी दुनिया का प्रेशर पड़ रहा है और जिसका असर अमेरिका के ऊपर भी पड़ रहा है। आज जिसकी खाद की कीमतें अमेरिका में बढ़ गई, तेल की कीमतें, गैस की कीमतें अमेरिका में बढ़ गई, वहाँ पर डोमेस्टिक प्रेशर भी अमेरिका के ऊपर आ रहा है, ट्रंप के ऊपर आ रहा है कि आप ये क्या कर रहे हो। वहाँ पर विरोध शुरू हो चुके हैं, रैली निकल रही है वहाँ पर, और जो आम आदमी है वहाँ पर भी उसकी मार वो झेल रहे हैं। अमेरिका ने इस जंग में अभी तक जो मुझे खालिद सर समझ में आ रहा है, उसने अपना एंड गेम तो अचीव नहीं किया, जैसा भी जनरल फोई भी बता रहे हैं। पर मेरा सवाल यह है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर केवल ईरान का नियंत्रण ये संभव है, जबकि यूनाइटेड नेशन का जो लॉ ऑफ सी है, जिसे अनक्लोज रूल कहा जाता है, वो ये साफ कहता है कि ऐसे किसी भी नेचुरल रिसोर्स पर किसी एक देश का एकाधिकार नहीं हो सकता, वो वहां से टोल वसूली नहीं कर सकता। और इसी लॉ ऑफ सी पर तो ईरान के खुद के हस्ताक्षर हैं। यू आर राइट मीनाक्षी जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, परंतु इसमें ना अभी एक डाइकोटमी हो गई। देखिए, सबसे पहले तो ईरान जो है अपना सॉवरेनिटी एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि जो पैसेज है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में, वो उसकी टेरिटोरियल वाटर्स में के अंदर है। एक जो है एग्जिट वाला पैसेज जो है वो ओमान के पास है, और जो एंट्रेंस वाला पैसेज है वो उनके पास है। तो इसी तरीके से दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग कि भाई ओमान और हम जो है इसको शेयर कर लेंगे। तो यूएन एक्चुअली उनक्लॉज का जो आर्टिकल्स 37 to 44 है, वो एक्चुअली इसको एक इंटरनेशनल वाटरवे डिक्लेयर करता है। एंड क्योंकि उसको इंटरनेशनल वाटरवे डिक्लेयर करता है, तो द रूल इज कि उसमें कोई जो है टोल नहीं लग सकता। एवरीबडी हैज राइट ऑफ फ्री पैसेज इन दैट पर्टिकुलर वाटरवे। परंतु बिकॉज ऑफ द वॉर नाउ द सिचुएशन हैज चेंज। देखिए, इससे पहले तो यही चल रहा था, एवरीबडी वाज फ्री टू मूव, परंतु बिकॉज ऑफ द वॉर, लड़ाई के चक्कर में जो सॉवरेनिटी का असर्शन हो रहा है ईरान की तरफ से, उसके कारण अब हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आ गए। अब हम इस लड़ाई में एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखें तो डेफिनेटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करना या उसका कंट्रोल रखना यूएस का एक एम था, इसमें कोई शक नहीं है। जब वो यूएस इस पूरी लड़ाई में उतरा तो एक जियोपॉलिटिकल एम उनका ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेंगे और ईरान के ऑयल को भी कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये पर्टिकुलर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला जो एम है, वो अभी नेगोशिएटिंग टेबल पे आ गया है, लड़ाई के मैदान से उठ के। अब नेगोशिएशंस कहाँ जाते हैं उस पर बहुत डिपेंड करेगा एग्जैक्टली, और इसीलिए ट्रंप की ट्यून अब बदल गई है एग्जैक्टली। ट्रंप ट्रांजैक्शनल है, तो उन्होंने अब एक और ट्रांजैक्शन छोड़ दिया है कि अगर ये नहीं हुआ तो हम वॉर फिर से चालू कर देंगे। तो इट इज ऑल स्टार्टेड अगेन। अब देखते हैं आगे कुछ दिनों में क्या होता है। नेगोशिएशंस जब होंगे, कॉन्क्रीट नेगोशिएशंस, दोनों पॉइंट्स जब टेबल पे आएंगे, तब पता चलेगा कि कौन सी साइड एक्चुअली किस पे भारी पड़ रही है। लेकिन ये जो प्रोफेसर साहब, जो कैरोलिन लेविट का भी मैं पोस्ट पढ़ रही हूँ, वो क्या कह रही है, दिस इज अ विक्ट्री फॉर द यूनाइटेड स्टेट एंड द प्रेसिडेंट ट्रंप। वो उनकी विक्ट्री बता रही है और कह रहे इनक्रेडिबल मिलिट्री विक्ट्री मेड इट हैपन। ये कौन सी विक्ट्री है, ये कौन सी जीत है? डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी शर्त के ईरान खोले, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि मेरी शर्त तो पहले यही है कि मैं चुंगी वसूलूंगा। बिल्कुल मीनाक्षी जी, आपको नमस्कार। देखिए, बिल्कुल ये जो नरेटिव्स का युद्ध चला आ रहा है, जिस दिन से ये युद्ध शुरू हुआ है, फरवरी 28 से अगर हम देखें तो ट्रंप हो, चाहे कैरोलिन लेविट हो, चाहे पीट हेग्सेथ हो, सबके माध्यम से अलग अलग ऐसी ट्वीट्स आती हैं कि हमने जैसे ईरान को नस्ते नाबूद कर दिया है। अगर ये किया होता, क्योंकि अगर हम ट्वीट्स की बात ही करें तो ट्वीट्स पे अगर ये बात की होती कि मैंने उनकी नेवी को पूरा हटा दिया है, अरे भाई अगर नेवी हटा दी थी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले दिन ही खुल जाना चाहिए था। आपने उनके स्काइज के ऊपर फुल कंट्रोल है, स्काइज के ऊपर फुल कंट्रोल था तो उनके F-15s,
वगैरह कैसे उनके सारे के सारे नष्ट हुए। तो ये जो पूरा एक नरेटिव चलाते चले आ रहे हैं अमेरिका, ये उनकी आदत रही है, क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका जनता जो उनकी रेटिंग्स बार बार, देखिए कल तक की जो रेटिंग थी वो एवरीडे अफेयर है अमेरिका में, वहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप की रेटिंग 39% आ चुकी थी, जो 60 से शुरू होते होते अब 39 पे पहुंच गई थी। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। 80 से 90 लाख लोग वो जो नो किंग्स मूवमेंट पे जमीनों पे उतरे हुए थे, तो ये सब चीजों का एक नरेटिव बनाने के लिए और काइंड ऑफ जिसे कहते हैं कि जख्म पे मरहम लगाने की कोशिश अब हो रही है, क्योंकि बिल्कुल उनका जो नेगोशिएटिंग पावर थी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल, प्रोफेसर संदीप भी अब हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एग्रीइंग टू कंप्लीट इमीडिएट एंड सेफ ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो क्या कह रहे हैं, पूरी तरीके से सुरक्षित अभी इसी वक्त से इसे खोल दें और कोई शर्त इसके ऊपर लागू नहीं होगी। मेरा सवाल यह है कि अगर अमेरिका ये कह रहे हैं कि बिना किसी शर्त के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दें, ईरान कह रहा है कि मेरी तो पहली शर्त ही यहां पर टोल वसूली की है, तो अमेरिका की बात को माने या ईरान की बात को माने, या भी कहीं अभी भी ये अधर में बातचीत झूल रही है और 10 अप्रैल तक का इंतजार बाकी है? देखिए मीनाक्षी जी, ट्रंप अपने थ्रिल के लिए जाने जाते हैं और पूरी रात हिंदुस्तान में एक थ्रिल था कि सुबह क्या होगा। 8 बजे वहाँ इंतजार था अमेरिका में, सुबह यहाँ 5 बजे का मुझे याद है कि सुबह 5 बजे हम यहाँ पर आ गए थे। उस समय एक थ्रिल नया आया, 1.5 घंटा पहले ट्रंप साहब थ्रिल ये देते हैं कि देखिए ऐसा है कि अब हम सीज़फायर करते हैं 2 वीक्स के 2 सप्ताह के लिए। वो इसलिए क्योंकि जो उन्होंने कहा था कि सिविलाइजेशनल ये मैं डेथ करूँगा, ईरान को स्टोन एज में पहुंचा दूंगा। हाँ, तो मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए किस प्रकार से ये व्यक्ति कैसे भागता है अपनी वादों से, दुनिया को कैसे चकमा देता है, उसी पर थोड़ा सा मैं आना चाहूंगा। तो कल की बात है, पूरी दुनिया इंतजार थी कि 8 बजे क्या होगा। ईरान में लोग सड़क पर उतरे और पूरा ह्यूमन कॉरिडोर उन्होंने बनाया। उन्होंने बताया कि आज ये अंतिम रात है, कयामत की रात है, देखते हैं क्या होता है। तो इसको लग गया ट्रंप को कि अब तो ईरान किसी भी हालत, जब सड़क पर लोग उतर आए हैं तो हो सकता है कि अब यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है। अब चूंकि इसकी तैयारी थी नहीं, देखिए बात यह है कि वो कहा तक सिविलाइजेशनल ये डेथ होगी, लेकिन ये सिर्फ एक वो था, पोस्चरिंग थी, जैसे कि हमेशा वो करते हैं। अब सवाल है कि जब 1.5 घंटे बचा तो उसने कहा कि ऐसा पाकिस्तान तुम सामने आओ और थोड़ा सा हम कुछ बातचीत की बात करते हैं, और इसके बाद ये कह देते हैं कि ईरान मान गया। देखिए अभी मैं आपके पॉइंट पर उसी पे आ रहा हूं कि ईरान मान चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपनिंग हो रहा है और इसीलिए हम 2 वीक्स के लिए हम ये समझौता कर रहे हैं। ठीक, ये यहां तक बात आती है। सवाल ये है कि ईरान किस बात पर मान गया, ये भी क्लियर नहीं है। ये कहता है कि अनकंडीशनल पैसेज होना चाहिए, ईरान कहता है कि रेगुलेटेड पैसेज होगा, यहां पर वही ट्रांजिट फीस लेंगे जो सुएज कैनाल में इजिप्ट लेता है। तो युद्ध के पहले जो ये था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यदि वो नहीं है तो क्या है, किस बात को लेकर के आपने सीज़फायर किया मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आपको ये बताना पड़ेगा। और इसलिए उस समय इसने नहीं बोला, उस समय थोड़े पाकिस्तान को आगे करके एक उसको निकलना था, उसको 8 बजे का जो टाइम था वहां से भागना था, क्योंकि उसने दुनिया को बता दिया था कि ईरान तुम्हें अब क्या है डिस्ट्रॉय कर देंगे, सिविलाइजेशनल का अंत होगा, एक सभ्यता का अंत होगा। लेकिन ट्रंप को यह नहीं मालूम था कि 250 साल से पलने वाला वो दास स्लेव की कुंडली से निकलने वाला अमेरिका उसको चैलेंज कर दिया था। ईरान ने चैलेंज कर दिया था, नहीं, दुनिया को उसने कह दिया था कि बस 8 बजे, पूरी दुनिया में थ्रिल था कि 8 बजे की होने वाला क्या है, लेकिन उसकी आत्मा जानती थी क्या होने वाला था। वो तैयार था पहले से कि मैं एक ऐसे आप ये कह रहे हैं, मैं जो आप कह रहे हैं जनरल सोई, मैं उसी पर आती हूं कि अमेरिका को झुकना पड़ा क्योंकि ईरान तो डू एंड डाई पोस्चरिंग के साथ ही लगातार पहले दिन से ये जंग लड़ रहा है। तो अब मेरा सवाल ये है कि फिर इसमें चीन का रोल क्या है, क्योंकि चीन ने ईरान को समझाया, या यूं कहें कि अंदर खाने कोई और बातचीत भी हुई है। चीन ने ईरान से कहा कि आपको थोड़ा लचीला रुख अपनाना पड़ेगा, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। चीन का इसमें क्या स्टेक था, चीन ने इसमें क्या अर्जित किया है, क्योंकि हम डी-डॉलराइजेशन पर बात कर रहे हैं, चीन के भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के समर्थन के साथ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, वो युआन में ट्रेड की बात कर रहे हैं। चीन क्या हासिल कर रहा है इसमें? नहीं, देखिए बिल्कुल इस समय में अगर ईरान मान लीजिए सरेंडर कर देता तो सबसे बड़ा नुकसान होता रशिया और चाइना को, क्योंकि इनका एक मित्र है मध्य पूर्व के इलाके में, यही एक ऐसा देश बचा था जो मजबूत देश, जो उनके साथ खड़ा। जब हम बात करते हैं ईरान, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया,
तो उनमें अगर ये एक चला जाता तो एक बहुत बड़ी इनको झटका लगता। तेल के लिए भी, तेल पूरा अमेरिका कंट्रोल कर लेता जैसे बाकी स्पीकर्स ने भी बताया, और इनके लिए काफ़ी दिक्कत आ जाती। चीन ने ईरान के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं, $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का उनका प्लान है, उनका 50% से ज़्यादा तेल चीन ले रहा था और युआन में ले रहा था। अब देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है, जो भी आपने रिसर्च में बताया कि जो टैक्स कलेक्ट करेगा वहाँ पर, जो खरबों रुपए का टैक्स है वो युआन में लेगा, वो डॉलर में नहीं लेगा। तो यहाँ पर अमेरिका को बहुत बड़ी चिंता है। और इस समय में जो अमेरिका की खिल्ली उड़ रही है, जो अमेरिका का जिसको कहना चाहिए कि एक नेगेटिव बात आ गया, आज उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है। नेटो देश उनके क्लोजेस्ट मित्र उनके साथ नहीं खड़े हुए। मध्य पूर्व के देश के अंदर भी उनका विश्वास खत्म होता जा रहा है। उस वैक्यूम को भरने के लिए चीन तैयार है। चीन जो है, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि चीन देख रहा है, मौका देख रहा है, मध्य पूर्व में उसका अपना प्रभुत्व बढ़ाता जा रहा है वो। इसमें प्रोफेसर तनेजा, मेरा तो सवाल अमेरिका को लेकर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में भी कितने बुरी तरीके से घिरे हैं। आज ये खबर आई कि 70 सांसदों ने उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की बात कह दी है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी सत्ता छोड़ें, राष्ट्रपति पद से हटें। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। चीन इस पूरी जंग में सबसे मजबूत देश बनकर उभर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरा एक समीकरण बैठा है, ट्रंप ने शायद सोचा था कि जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया था, मैं एक अनअबेटेड तरीके से पूरे विश्व को कॉन्कर कर लूंगा, पूरे तेल मेरे कब्जे में हो जाएंगे, वेनेजुएला लार्जेस्ट है ही, ईरान थर्ड लार्जेस्ट है, तो पूरे तेल पे मेरा कब्जा होगा, तो मेरा एक वर्चस्व और ज्यादा कायम हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। और जैसे जैसे क्योंकि ट्रंप की अपनी लड़ाई बनती गई, उसकी जो जनता थी वो उसके अगेंस्ट होती गई। इसमें मैं एक छोटी सी बात थोड़ा अगर मजाकिया तौर पे बोलना चाहूं कि एक कॉमेडियन था ज़ेलेंस्की, जो विश्व का जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट बन गया, और एक प्रेसिडेंट था ट्रंप, जिन्होंने अपने आप को कॉमेडियन पूरे वर्ल्ड के सामने उठा के बना के रख दिया है इस समय। तो ये एक बड़ी विडंबना, बड़ी स्थिति हो गई थी। आप चाइना के रोल की बात कर रहे हो, सर ने बड़ी बखूबी समझाया। उसमें मैं 1-2 पॉइंट्स और ऐड करूंगी कि देखिए आप चाइना को तीनों पर्सपेक्टिव से देखिए, प्रोडक्शन इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी एंड कंज्यूमर बेस के लिए। तो उसकी एनर्जी सिक्योरिटी उसको सिक्योर करनी थी। आज जब ईरान के साथ उसकी डीलिंग हुई है, क्योंकि ये तो अमेरिका, ट्रंप को भी मानना पड़ गया कि ये पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था, ये चाइना ने ही लास्ट मिनट पे मध्यस्थता करके इस पूरे डील को, इस पूरे सीज फायर को सील किया है। तो चाइना अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आता है। आपने इतने खरबों का बता दिया, मुझे उसमें अभी भी डाउट है। आप देखिएगा उसमें कैविएट आ जाएगा कि जो ईरान के जितने भी वहां से निकल रहे हैं, अगर वो युआन में डील कर रहे होंगे तो उनके तेल को सेफ पैसेज मिल जाएगा, क्योंकि देखिए इतने खरबों का पूरी इकोनॉमी टॉपल हो जाती है। तो चाइना ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी तो इंश्योर करी, अपने युआन को एक अनप्रेसिडेंटेड इंपॉर्टेंस दे दी। दूसरा ये कि अगर वो इतनी प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी है तो उसको अपनी मार्केट तो चाहिए ना। तो जब भी युद्ध छिड़ता है तो उसका कहां पे जाएगा, कंज्यूमर बेस कहां से होगा, उसने वो कर लिया। मैं ग्रीन एनर्जी तो प्रोड्यूस कर ही रहा है। एक कॉमेडियन को मैं भी इसमें शामिल कर लेती हूँ। अगर मैं ऐड करूं सिर्फ कि वहां ईरान की रेजिम चेंज करने गए थे, या अमेरिका में उनकी रेजिम को खतरा बना हुआ है। और एक कॉमेडियन वाली बात, क्योंकि आपने इतनी जबरदस्त बात कही काले साहब, एक और कॉमेडियन इस पूरे रोल में दिखाई दिया है, वो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, हालांकि ये पीस टॉक है, उसमें एक मध्यस्थ की भूमिका में है, लेकिन जिस तरीके से शहबाज शरीफ एक्ट करते हैं, जिस तरीके की वो सिली मिस्टेक करते हैं, उसके बाद ये समझ में आ जाता है काले साहब कि वो जो है एक मीडिएटर की भूमिका में नहीं है, वो एक उस कबूतर की भूमिका में है जिसका काम केवल पोस्टमैन की तरह एक चिट्ठी को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है और दूसरी चिट्ठी को अगले व्यक्ति तक पहुंचाना है। ड्राफ्ट मैसेज डाल दिया इसमें शहबाज शरीफ ने। इसमें एक चीज और जोड़ लो मीनाक्षी, चिट्ठी भी किसी और की थी, किसी और को, जैसे कबूतर ने भी गलती कर दी हो, गलत वाले कबूतर की तरह। कॉपी पेस्ट में भी नहीं समझ आया। बताइए, कॉपी नकल के लिए भी अकल चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। देखिए किसी भी नेगोशिएशन में जो मिडिल पार्टी होती है वो अपने आप में ताकतवर होनी चाहिए, तभी आप दोनों पार्टी जो नेगोशिएट कर रही हैं, आप उनको बात मनवा सकते हैं। ये एक प्रूवन फैक्ट है, ये दुनिया में हर जगह यही होता है। जब आर्बिट्रेटर कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है तो दोनों जो नेगोशिएटिंग साइड्स हैं वो उसके आर्बिट्रेटर के साथ होते हैं और उसकी बात सुनते हैं। अब उसी प्रकार से अब नाउ अगर हम पाकिस्तान को उस भूमिका में देखें तो पाकिस्तान किस हैसियत से जो है वो ईरान को या
यूनाइटेड स्टेट्स को नेगोशिएटिंग टेबल पे ला सकता है। तो ये तो इम्पॉसिबल सिचुएशन है, किसी भी लॉजिक से वर्कआउट नहीं करता। खैर, जो शहबाज शरीफ की जो गलती हुई है वो तो मतलब दैट इज क्लासिक, वो एक क्लासिक शहबाज शरीफ वाली मिस्टेक है। जैसे कमरे में घुसने के लिए बाहर बिठा दिया, 4 घंटे तक वेट करके रखा, और जैसे ही फॉन्स ओवर प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके पैरों पे गिरने के लिए तैयार रहते हैं, तो वो सब चीजें छोड़ के, पर्सनैलिटी क्वर्क्स और ये सब गलतियां छोड़ के यदि देखा जाए तो देयर इज नो लॉजिक। पाकिस्तान का इस पूरे इवेंट में जो है नेगोशिएशन में बीच में आर्बिट्रेशन करना, ये बिल्कुल ही लॉजिकल नहीं है और कभी पॉसिबल है ही नहीं, किसी भी लॉजिक से पॉसिबल नहीं है। ये लेकिन पाकिस्तान मीडिएट तो कर ही रहा है। देखिए, इस्लामाबाद में अगला जो डिस्कशन है 10 अप्रैल को जो होने जा रहा है, बस अब से एक दिन के बाद भारतीय समय के मुताबिक अगर हम देखें तो प्रोफेसर त्रिपाठी जी, अब ये जो डायलॉग है, ईरान इस डायलॉग से क्या निकालेगा? क्योंकि जो मैं पूरी लिस्ट लेकर बैठी हूँ, ईरान ये कह रहा है कि हमले पूरी तरीके से बंद हो, इसकी उसे गारंटी मिले, हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल हो, यूरेनियम इनरिचमेंट का उन्हें अधिकार मिले, सभी तरीके के बैन हटाए जाए, रिकवरी उन्हें पूरी दी जाए, अमेरिकी सेना की वापसी हो जाए। इतना ही नहीं, यूएनएससी प्रस्ताव भी अपना वापस ले ले, और लेबनान वाला फ्रंट भी जो है वो इजराइल बंद करते हैं वहां पे, क्योंकि जंग इजराइल ये कह रहा है कि मैं ईरान पर भले हमला नहीं करूंगा, पर मैं लेबनान को नहीं छोड़ूंगा, मैं हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ूंगा। ये जो पॉइंट्स इस वक्त ईरान लेकर बैठा हुआ है, क्या अमेरिका इसके ऊपर तैयार होगा? जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, ये जो बैठने वाले हैं, वो कैसे इस पर कोई निष्कर्ष निकाल पाएंगे? देखिए, पूरे इस एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा है। ड्रामा ये है कि दोनों पक्ष अव्यवहारिक बातें हैं उनको। अभी आपके हेडलाइन में दिखा रहा है कि जो ट्रंप कह रहा है कि यदि बातें नहीं मानी जाएंगी तो सीज़फायर फेल होगा। एक्चुअली थोड़ा पॉज लेने की दोनों को जरूरत थी। मुझे लगता है ईरान को भी थोड़ा ऑक्सीजन चाहिए था, और अमेरिका तो ट्रंप को चाहिए ही था, क्योंकि उसने बहुत बड़ी लाइन खींच दी थी दुनिया के सामने और बहुत बड़ा डर दिखा दिया था, जो डर वास्तविक नहीं था, रियल नहीं था। वो समझ चुका था कि होने वाला नहीं है, तो उसने सोचा कि चलिए, आज ही मुझे याद है मैं सुबह चैनल में बोला था कि शाम को फिर कुछ बोलने वाला है व्यक्ति, ट्रंप। हाँ, ट्रंप। वो आज बोल तो दिया। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। हेडलाइन ही ये थी कि अगर मेरी शर्तें नहीं मानी तो फिर हमला करूंगा। एग्जैक्टली, ये बच्चों का जो स्ट्रीट, हम लोग बच्चों में खेल होता है ना? जी हाँ, तो ये उसी तरीके का, इसकी लैंग्वेज भी स्ट्रीट की तरह है, जो इसका गेम भी स्ट्रीट की तरह है। नहीं तो ईरान का भी असर हफ्ता वसूली नहीं कर रहा है। हाँ, नहीं तो अब ईरान पर मैं आता हूँ थोड़ा सा। देखिए, पहले अमेरिका की और पाकिस्तान की। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो मैं तो मॉर्निंग, मुझे याद है 5 बजे में यहाँ खड़े हुए तो जो न्यूज आई कि पाकिस्तान इसको मीडिएशन में है, तो बड़ा एक सरप्राइज हुआ कि वो कंट्री जो टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड है, जो ट्रंप के सामने उठता बैठता हो कान पकड़ के, इसका जो प्राइम मिनिस्टर है, वो मीडिएटर करे। मीडिएटर कौन करता है? जैसे अभी सर कह रहे थे, ताकतवर व्यक्ति मीडिएटर करता है कि दोनों पक्ष यदि नहीं मान रहे तो जो ताकतवर पक्ष होता है, गांव में एक पंचायत हुआ करती है, पंच कौन होता है? पंच जो ताकतवर होता है वो पंच माना जाता है, जिसकी सब सुने। यहां इसको कौन सुनने वाला है? तो इसको बीच में रखा गया कि देखिए, इसको लेटर दिया गया, वो वैसे कॉपी पेस्ट कर दिया। तो और थोड़ा सा एक और पॉइंट है, पॉइंट ये है कि अमेरिका की इच्छा थी कि थोड़ा सा पाकिस्तान को मैं दिखाऊं भारत के कंपैरिजन में कि देखिए तुम्हारे बगल वाले जो त्रिपाठी जी, आपको मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ और मैं दर्शकों को भी बोलना चाहती हूँ। क्या होता है ना कि जब कोई घर किराए पर लेने के लिए जाता है तो एक तो मकान मालिक होता है, ठीक सर, सुनिएगा आप भी, एक तो मकान मालिक होता है, दूसरा टेनेंट होता है, उसके बीच में एक ब्रोकर होता है जो ब्रोकरेज लेता है ना, जो कमीशन लेता है। अब जो पाकिस्तान की गर्दन को दबोच कर रखा हुआ है अमेरिका ने, ईरान ने, सऊदी अरब ने, चाइना ने, उसके बीच में तो वो पिसा हुआ है। आने वाले दिनों में तो ये भी रिपोर्ट थी, इंटेल जो कह रही थी प्रोफेसर त्रिपाठी जी, कि ये हो सकता था कि पाकिस्तान को अमेरिका ये कह देता, या तो अपने मिलिट्री बेसिस मुझे दो ईरान पर हमला करने के लिए, नहीं तो चीन जो तुम्हारे रास्ते सारा सामान पहुंचा रहा है ईरान तक, उसे पूरी तरह से बॉर्डर को बंद करो, सिक्योर करो। फिर मरता क्या ना करता, ब्रोकरेज तो करनी पड़ेगी। सो कंटिन्यू जी। लेकिन पाकिस्तान को मालूम है कि ब्रोकरेज भी वो करता है जिसमें कुछ अपना सब्सटेंस होता है, इसमें सब्सटेंस नहीं है एक्चुअली। ब्रोकरेज कौन करेगा? चीन कहता है। देखिए, चीन इसको इसलिए लिए, मैं थोड़ा चीन की भूमिका पर बोलना चाहूंगा, क्योंकि चीन का बहुत ही बड़ा डिस्कशन है कि चीन का रोल क्या है। देखिए, अभी तक पिछले 38-39 दिनों में चीन बहुत सक्सेसफुल रहा अपने सारे ऑब्जेक्टिव से। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि चीन को मैसेज करना था ट्रंप को कि जो
वेनेजुएला हुआ था वहां पर जो चीन जो है चाइना के अंडरस्टिमेट हुआ था, ये कि देखिए तुम्हारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एलाई को हमने रातों रात उठा लिया, और ऐसे ही पुतिन को अंडरस्टिमेट किया गया सीरिया वाले कॉन्टेक्स्ट में, असद को। तो दोनों को टीज थी कि देखो इसको हम सबक सिखाते, दोनों मिलकर के एक अच्छा रिस्पॉन्स किया, एक अच्छा रिटेलिएशन ईरान के माध्यम से ट्रंप को मिला, शिकस्त मिली, और ट्रंप समझ भी गए थे कि दोनों की बैकिंग जो है ये कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएशन। तो चीन इस पॉइंट पर सक्सेसफुल रहा है, एक अच्छा जो उसको कह सकते हैं हिट बैक दिया अमेरिका को ईरान के माध्यम से, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट, जब हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात बार बार कर रहे हैं, 90% चाइना ईरान से लेता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, ये सब चाइना समझ रहा था, ये सब वो मैनेज कर लेता। उसको ये था कि इसको घुटने पर लाना है, ट्रंप को घुटने पर लाना है, इसीलिए पूरे तरह से इंटेलिजेंस सपोर्ट, सारी सपोर्ट। अब रही बात समझौता की आती है, इस पूरे प्रोसेस में मैं नहीं मानता हूं कि चीन पाकिस्तान को कहेगा कि देखिए तुम सामने आओ। जब बात करनी होगी तो चीन में इतनी दम है कि सीधे ट्रंप से बात करेगा और सीधे ईरान को कॉन्फिडेंस मिलेगा। पाकिस्तान अमेरिका का पोस्टमैन है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान पे इतना चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान सिर्फ एक नाम है, इसके नाम है कि बार बार हम उसको ले रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं मालूम है कि मुझे पोस्ट कैसे करना है, लेटर को पोस्ट कैसे करना है, जो उसको सब घबराया हुआ है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, ट्रंप के सामने कैसे खड़ा हो जाता है। आप ही ने कहा कि पाकिस्तान को फुटेज देना बंद करें, तो हम बात इजराइल की कर लेते हैं, क्योंकि जो इस जंग के 3 स्टेक होल्डर्स हैं, अमेरिका है, ईरान है और इजराइल है। और लगातार जो विदेश मामलों के जानकार हैं वो ये कहते रहे हैं कि ये जंग ही अमेरिका ने इसलिए शुरू की क्योंकि इजराइल ये चाहता था कि वो ये जंग छेड़े। अब अगर इस जंग में एंड गेम जो अचीव करता हुआ दिखाई दे रहा कोई देश है तो वो इजराइल है। अगर मैं गलत हूं तो काले फिर मुझे ठीक करिएगा। वो ग्रेटर इजराइल की बात करता था, वो ग्रेटर इजराइल की थ्योरी पर बहुत आगे तक बढ़ गया है। वो हमास को खत्म करना चाहता था, उसने गाजा में हमास को कमजोर कर दिया। वो ईरान की मिलिशिया को खत्म करना चाहता था, उसने उसे कमजोर कर दिया। वो लेबनान में लातिनी रिवर तक पहुंचना चाहता था, वो वहां तक भी पहुंच गया। और हिजबुल्लाह की भी कमर तोड़ने के लिए वो लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि मैं ईरान पर तो हमला नहीं करूंगा, पर लेबनान को मैं छोड़ूंगा नहीं।